Good morning, 25th of September 2023, 10:25 a.m. in the UK. Dry liquidity, low volatility, recession और इन सारों का क्या इफेक्ट होगा बिटकॉइन के ऊपर, रिसेशन का इम्पैक्ट क्या हो सकता है बिटकॉइन के ऊपर, दैट इज़ माई प्राइम focus for this video because obviously हर कोई कंसर्न है कि रिसेशन आने वाला है अगले साल. As per their economic indicators, many economic indicators are actually flashing red कि recession is almost upon us or maybe we are in a recession या 2024 में recession आएगा, तो उसका बिटकॉइन के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा. And that is my prime focus because obviously as we all in the crypto community, in the crypto world, we keep stressing, we keep repeating that next year will be a crypto bull market year 2024-2025. लेकिन एट द सेम टाइम जब रिसेशन का हम लोग इतना सारा सुन रहे हैं कि रिसेशन आने वाला है, ऑफ कोर्स economic indicators, the US economic indicators, the global economic indicators and the macro links and the macro environmental factors are definitely not working in favor of Bitcoin. तो अगर अगले साल रिसेशन आता है जिसके बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस हैं एज पर द इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, तो बिटकॉइन की प्राइस पे क्या इम्पैक्ट होगा, बिटकॉइन की प्राइस कहाँ जाएगी, बुल रन आएगी भी कि नहीं आएगी, इन सारे क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो के अंदर काफ़ी डिटेल में एड्रेस करूंगी. लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है, सो डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. अपनी नोटिफिकेशन बेल्स को ऑन रखो ताकि जब भी मैं एक नई वीडियो अपलोड करूँ, जो कि मैं रोज़ाना करती हूँ मंडे टू फ्राइडे, यूट्यूब आपको नोटिफाई कर सके. इस वीडियो को ज़रूर लाइक करो और शेयर करो. तो शुरू करते हैं फ्रॉम बिटकॉइंस लो वॉलेटिलिटी. As per Bitcoin Volatility Index or BVIN, Bitcoin की volatility is very, very low. As you can see, it's pretty low. If I can zoom in for you, I'll zoom in for you. Bitcoin की volatility is pretty low as of September 25th. As you can see there, Bitcoin की volatility is pretty low. हम लोगों ने highest volatility यहाँ देखी थी, which was between 100 and 125. लेकिन इस वक्त it's around somewhere around 75 to between 75 and 100, which is pretty low as of September 25th, 2023. तो ये volatility low क्यों है और इसका मतलब क्या है? Volatility basically 2-3 फैक्टर्स की वजह से लो होती है. सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है ही इज़ फटिश. मतलब ये कि मार्केट के अंदर फियर है, उनको इस बात का डर है कि बिटकॉइन की प्राइस हो सकता है यहाँ से ऊपर न जाए और नीचे गिर जाए. अनसर्टेनिटी यानी कि आगे क्या होगा, मैक्रो लिंक्स आर नॉट वर्किंग इन फेवर फॉर बिटकॉइन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और डाउट के क्या कभी इसकी प्राइस ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी. तो दिस कंबाइंस, ये 3 फैक्टर्स, फियर, अनसर्टेनिटी एंड डाउट, इज कॉल्ड फड. आप लोग बहुत दफ़ा सुनते होगे, स्पेशली अगर आप इस मार्केट के अंदर नए हो तो आपने बहुत दफ़ा सुना होगा फडिश, फडर, फड. ये सारा मीन्स फियर, अनसर्टेनिटी एंड डाउट. जो लोग फड क्रिएट करते हैं उनको फडर्स कहा जाता है. जो लोग फड के इम्पैक्ट में होते हैं यानी कि फियर, अनसर्टेनिटी, डाउट के इम्पैक्ट में होते हैं उनको फडिश कहा जाता है. बेसिकली इट्स अ टर्मिनोलॉजी क्रिएटेड फॉर द फाइनेंशियल मार्केट्स, फड. तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स का फड है दैट इज़ ब्रिंगिंग द वॉलेटिलिटी डाउन. क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि बिटकॉइन की प्राइस या किसी भी क्रिप्टो एसेट की प्राइस इंस्टीट्यूशंस ऊपर लेकर नहीं जाते, वेल्स ऊपर लेकर नहीं जाते या नीचे लेकर नहीं जाते. इट्स द रिटेल इन्वेस्टर यानी कि मेरे और आप जैसे जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, who are not playing in billions or millions, they are responsible for bringing the price up or bringing the price, taking the price up or bringing the price down. So retail investors का इस वक्त interest कम है because of the FUD. That is number one reason for this low volatility, as you can see on the screen. लेकिन ऑन दी अदर हैंड ये जो लो वॉलेटिलिटी है ये एक पॉजिटिव चीज़ भी इंडिकेट करती है, विच इज़ बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि दिस लो वॉलेटिलिटी इज़ एक्चुअली अ बुल मार्केट सिग्नल. बुल मार्केट आने से पहले ये लो वॉलेटिलिटी होती है यानी कि अनसर्टेनिटी होती है, रिटेल इन्वेस्टर्स आ नहीं रहे होते. लेकिन जब रिटेल इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की तरफ से पॉजिटिव कोई ख़बर मिलती है, जो कि मोस्ट लाइकली हम लोगों को नवंबर में मिलेगी, क्योंकि अभी तक मार्केट ने ये बात फैक्टर इन की हुई कि इट्स ओनली 26% चांसेस के नवंबर के अंदर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे. हाउएवर सितंबर में 20 सितंबर को जेरोम पावल ने फेड के चेयर जेरोम पावल ने ये कहा था कि देयर इज another interest rate hike, but market is not going to believe him. That's what the market sentiment is. But anyways,
अगर नवंबर में इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं होता तो हम लोग रिटेल इन्वेस्टर्स को आते देखेंगे. सो दैट इज अ पॉजिटिव दैट इज अ पॉजिटिव साइन ऑफ दिस लो वॉलेटिलिटी. जो इकोनॉमिस्ट्स हैं और जो इस मार्केट के एक्सपर्ट एनालिस्ट हैं, उनका ये भी ख्याल है कि स्टेबिलिटी डजंट नेसेसरली मीन कि हम लोग की मार्केट वीक हो रही है. स्टेबिलिटी इन माय पर्सनल ओपिनियन एंड इन द ओपिनियन ऑफ मैनी अदर एक्सपर्ट्स एंड एनालिस्ट इज के ये जो हम लोग कंसोलिडेशन देख रहे हैं, ये जो हम लोग एक रेंज बाउंड मार्केट देख रहे हैं 25,000, 26,000, 27,000, इट इज़ बेसिकली ब्रिंगिंग इन मोर एंड मोर रिटेल इन्वेस्टर्स. तो यहाँ पर एक बॉटम क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर एक फाउंडेशन क्रिएट हो रही है. माइंड यू, जब बिटकॉइन की प्राइस 120,000 हो जाएगी, 90,000 होगी, तो ये 25,000 से 27,000 की जो 2,000 की रेंज है, दैट वुड नॉट मैटर. सो लुकिंग फॉरवर्ड इनटू द फ्यूचर, ये जो एक्चुअली कंसोलिडेशन हो रही है या जो इस वक्त प्राइस स्टक हुई है, रेंज बाउंड हुई है, ये बेसिकली एक फाउंडेशन बिल्ड कर रही है. So stability does not necessarily mean weaker market. Stability or stagnant or range bound market actually means a foundation building. अगर हम लोग मज़ीद ग्लास नोट के अंदर जाएं, या मैं जैसे वहाँ से मैंने डेटा एक्सट्रैक्ट किया जो मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी, ग्लास नोट या इनटू द ब्लॉक या bitcoin.com, हैश रेट और जो नेटवर्क ग्रोथ है वो मुस्तकिल एक कंसिस्टेंट साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट दिखा रहे हैं ड्यूरिंग दिस स्टैग्नेंट और दिस रेंज बाउंड पीरियड, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है, ये इशारा कर रहा है, ये बता रहा है कि अंडर ए काम सरफेस, अभी जो हम लोग ऊपर से हम लोगों को काम दिख रहा है, उसके पीछे अंडरनीथ एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी हो रही है, यानी कि फाउंडेशन बिल्ड हो रही है. एज आई सेड, अगर मैं ग्लास नोट के डेटा को मैं जाऊँ, जो कि अगेन ऑन चेन डेटा होता है, यानी कि ब्लॉकचेन की, बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के ऊपर जो एक्टिविटीज़ हो रही है, दैट्स कॉल्ड ऑन चेन डेटा. तो एज पर दैट ऑन चेन डेटा रिपोर्टेड बाय ग्लास नोट रिसर्च, जो नंबर ऑफ एड्रेसेस होल्ड कर रहे हैं 10 या ज़्यादा बिटकॉइन, ऑफ कोर्स वो वेल्स होंगे जो 10 से ज़्यादा बिटकॉइन होल्ड कर रहे हैं अपने वॉलेट्स में, उन्होंने 3 ईयर पीक हिट की है इन एक्सेस ऑफ 157,000 बिटकॉइन होल्डिंग्स. फिर एक और आज या कल ये खबर आई थी, आई थिंक, कि Coinbase इज द hodler of 5% of the total supply of Bitcoin, यानी कि Coinbase alone is holding on to 25 billion worth of Bitcoin, 25 billion US dollar worth of Bitcoin. My whole point is कि low volatility या range bound जब market को आप देख रहे हो, तो don't think, don't get into FUD कि कुछ नहीं हो रहा. ये जो कुछ नहीं हो रहा है, इसके पीछे बहुत कुछ हो रहा है. ऑन टू बिटकॉइन ड्राइड लिक्विडिटी. अब बिटकॉइन की लिक्विडिटी भी बहुत ड्राई हो गई हुई है. बिटकॉइन की लिक्विडिटी ड्राई होने का मतलब ये है कि बिटकॉइन एज एन एसेट में से बहुत ज़्यादा पैसा पुल आउट हो गया हुआ. ऑब्वियसली वी सॉ बिटकॉइन एट 69,700 रफली इन नवंबर 2021, जिस बात को अब 2 साल होने वाले हैं ऑलमोस्ट. तो और आज बिटकॉइन इज 26,000, 25,000. तो ऑब्वियसली बिटकॉइन की जो लिक्विडिटी है वो बहुत ड्राई अप हो गई, उसमें से पैसा निकाल लिया गया है. क्यों? क्योंकि क्रिप्टो मार्केट ने बहुत ज़्यादा ट्रॉमास हम लोगों ने देखे. हम लोगों ने लूना का क्रैश देखा है, हम लोगों ने FTX का क्रैश देखा है पिछले 2 सालों में, हम लोगों ने 3 years का कोलैप्स होना देखा है, हम लोगों ने सेल्सियस नेटवर्क का कोलैप्स देखा है, हम लोगों ने रिपल लैब्स के ऊपर SEC का लीगल बैटल में रिपल लैब्स और SEC को देखा है. फिर हम लोगों ने Coinbase के ऊपर SEC के एलिगेशंस देखे हैं. बाइनेंस, द वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंजेस, उसके ऊपर SEC की बहुत सारी एलिगेशंस देखी हैं. तो दिस हैड एक्चुअली क्रिएटेड अ ट्रॉमा in the crypto market. और जो लूज हैंड, जो वीकर हैंड्स थे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डायमंड हैंड्स, जो लोग अभी भी इस मार्केट में होल्ड किए बैठे हुए बिटकॉइन को या अपने स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो एसेट्स को, दे आर द डायमंड हैंड्स. एंड द people who had left this market thinking, okay, this is just crap, this is just all scam, blah blah blah. So they were the weaker hands. So weaker hands had left the market, which is actually a very good sign, because किसी भी मार्केट को, as I keep saying, कि this is an infant market, right? क्रिप्टो की मार्केट एक बिल्कुल infant मार्केट है, बिल्कुल बेबी है अभी, या हम लोग अभी इसकी फाउंडेशंस बिल्ड कर रहे हैं. तो फाउंडेशंस बिल्ड करते हुए हम लोगों को वही लोग चाहिए जो एक्चुअली बिटकॉइन में, क्रिप्टो मार्केट में, क्रिप्टो करेंसीज में, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज में, डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज में, ब्लॉकचेन्स में, डैग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, क्वांटम कंप्यूटिंग में, न्यूरल नेटवर्क्स में, इन सारी डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज में बिलीव करते हैं. क्योंकि जितने फर्म बिलीवर्स हम लोग को फाउंडेशन या उसकी फॉर्मिंग स्टेजेस में मिलेंगे, उतना ज़्यादा हम लोगों को इस मार्केट की स्ट्रेंथ मिलेगी, जो कि अब हम लोग यहाँ पे
कलेक्ट कर रहे हैं, जो कि हम लोग बना रहे हैं. सो इन फैक्ट अगर हम लोग मिड टू लॉन्ग टर्म में देखें तो बिटकॉइन की ड्राइड लिक्विडिटी एंड लो वॉलिटिलिटी इज एक्चुअली अ वेरी गुड साइन फॉर क्रिप्टो मार्केट एंड फॉर क्रिप्टो एसेट्स. तो इन दोनों low volatility and dried liquidity के context में I will be looking into the recession and Bitcoin. I really want you to look into recession and Bitcoin. या जब भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी इस डिस्कशन को in context of dried liquidity and low volatility में please place in करना. On to recession and Bitcoin. This is an infographic जो कि हम लोगों को ये दिखाती है कि election years जो होते हैं US की, obviously I'm talking about US economy, US election years. तो ये infographic हम लोगों को ये बता रही है कि election year और recession का आपस में क्या correlation है. A very informative infographic. If you want me to share it with you, तो मुझको ज़रूर तुम लोग comment section में कहो या telegram में आके पूछ लो. I'll be happy to share this infographics with you guys for your own reference, for your own learning as we are getting into 2024. As I said, presumably widely expected recession आने वाला है 2024 में. Personally speaking, ये मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, मेरा अपना ज़ाती एनालिसिस है. Although I'm not an economist or I don't understand politics much, लेकिन एक general layman का perspective मैं आपके साथ share करूँ, क्योंकि जो मेरी audience है वो भी उनमें से I'm pretty sure कि you guys are not an economist or a politician. So yeah, एक जो general perspective है common man का मैं आपके साथ सिर्फ वो share करूँ. I don't think so कि हम लोग recession देखेंगे. और official statements अगर officially हम लोग देखें तो they're not talking about recession. Officially they're talking about soft landing, which means that we are not getting into recession, specifically into election year. अब ये बात समझो कि recession अगर election year में आता है तो क्या होता है. And my prime question is कि would they declare a recession in the year of presidential election, which is 2024 in the United States. So as per this chart, although recessions did occur in only 4 out of 17 presidential election years since 1948, historically अगर हम लोग देखें and history is of any indication, those history was not as kind to the incoming administrations or the parties. There were recessions in the 9 of the 17 years following election, यानी कि out of 17 9 जो years आए थे, 9 जो years आए थे उस पर recession हुआ था, because उन 4 सालों में recession आ गया था जिन 4 सालों में presidential elections थे. तो between 1948 and today, यानी कि 1948 से लेकर आज तक US economy was in recession in election year 4 year 5 times. 1948, 1960, 1980 and 2008 and 2020. The only time the party in power, यानी कि जो party जिस power में थी, सिर्फ एक दफ़ा ऐसा हुआ है, वो भी 1948 में, कि that party in power managed to retain the presidency those 4 to 5 years, और वो हुआ था when Harry Truman ran for presidential election in 1948. So सिर्फ एक दफ़ा ऐसा हुआ है कि जिस साल presidential election थे उसी साल recession भी हो, और उसी साल वो party managed to retain its presidency. And that happened in 1948. अब very interestingly, although this is not official, although officially वो लोग इस बात को decline करते हैं, लेकिन Fed Reserve has been accused of bending its monetary policy to help the political party in power during the election years. यानी कि अगले साल, यानी कि if this accusation is true, I don't know, that's what their data says, that's what their history tells. I'm by no means a historian or a politician or economist, लेकिन जो उनकी history, उनका data बताता है वो ये कि Fed Reserve has been using Fed Reserve had been bending their monetary policy ताकि जो political party in power है, जैसे कि इस वक्त बाइडन की पार्टी है, उसको जिताया जा सके. और very interestingly एक ये रिसर्च की गई थी यूके के अंदर, जिसमें उन्होंने बताया है कि if there is an economic crisis, the party in power, जो पार्टी इन पावर होती है उसके पास 64% चांसेस होते हैं ऑफ लूजिंग द इलेक्शन. ऑल्दो यूएस में ऐसी कोई स्टडी नहीं हुई, ये स्टडी सिर्फ यूके की दिखाई गई है, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि हम लोग इस चीज़ को वहाँ पर भी इम्प्लाई कर सकते हैं, क्योंकि माइंडसेट वही है. क्योंकि
क्योंकि माइंड सेट हुई है। एनीवेज आई डोंट थिंक सो, क्योंकि हम लोग जो मुस्तकिल ये बातें सुन रहे हैं कि फेड रिजर्व इज गोइंग टू अगले साल से इंटरेस्ट रेट कट होना शुरू हो जाएंगी। ये एक लास्ट इंटरेस्ट रेट बढ़ना है नवंबर में, जो कि आई डाउट के बढ़ेगा, बट वी विल सी। वी कैन सी, हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से 2024 के अंदर इंटरेस्ट रेट कट्स की जो बात हो रही है, इट्स गोइंग टू एक्चुअली हेल्प द existing political party in power, ताकि वो लोग elections जीत सकें। और वैसे भी एक logical, you don't have to be a rocket scientist to understand this thing, कि Fed Reserve, why would not Fed Reserve help the political party in power to win elections next year? स्पीकिंग ऑफ रिसेशन, एज पर इकोनॉमिस्ट, जो बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है रिसेशन का वो होता है हाउसिंग मार्केट। अगेन आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट यूएस हाउसिंग मार्केट है। कीपिंग दिस वेरी गुड इंडिकेटर हाउसिंग मार्केट इन माइंड, क्या रिसेशन होगा अगले साल? Will we see a recession before the election at the beginning of November next year? As said, as per economists, best way is to examine the housing market, जो कि overvalue हुई हुई है for quite some time, और it is seriously taking a beat from the rising mortgage rates thanks to increasing interest, consistently increasing interest rates. Now जो data है वो उनका ये बताता है कि housing prices across the US fall कर गए हैं on an annual basis since April of 2023 at an average rate of minus 0.3%. It's falling down. गिरते हुए जो हाउसिंग प्राइसेस हैं वो बेसिकली ये बता रहे होते हैं कि जो होम बिल्डर्स हैं दे आर गोइंग टू पुल बैक ऑन द न्यू बिल्ड्स, क्योंकि ऑब्वियसली हाउसिंग प्राइसेस गिर रहे हैं तो इट्स नॉट प्रॉफिटेबल फॉर देम टू बिल्ड न्यू हाउसेस फॉर नाउ अंटिल इंटरेस्ट रेट सेटल हो जाते हैं किसी पॉइंट पे या कट डाउन होना शुरू हो जाते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि ले ऑफ्स होती हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, ले ऑफ्स होती हैं जिसकी वजह से परचेस पावर कम हो जाता है, जिसकी वजह से स्पेंडिंग कम हो जाती है, जिसकी वजह से रिसेशन ट्रिगर होता है। लास्ट टाइम जब प्राइसेस इतनी डिक्लाइन की थी जो कि आज डिक्लाइन हो रही हैं, वो हुआ था अर्ली 2007 में, फिर कंस्ट्रक्शन ले ऑफ्स हुई थी वहाँ पे। Now, if past data is of an indication, then data is telling us कि कंस्ट्रक्शन एम्प्लॉयमेंट जो है वो अभी तक कोलैप्स हो चुकी होनी चाहिए। पिछले 11 महीने लगे थे कंस्ट्रक्शन अनएम्प्लॉयमेंट आने में टू ट्रिगर अ रिसेशन, और इफ आई वर ए पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट या इफ आई वर एन इकोनॉमिस्ट तो मैं क्लोजली फॉलो करूंगी कंस्ट्रक्शन एम्प्लॉयमेंट नंबर्स को अभी से लेकर अगले साल फरवरी तक। अगर कंस्ट्रक्शन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है अगले 6 महीनों में, तो देयर इज अ वेरी वेरी गुड चांस के बाइडन विल बी फेसिंग re-election in the midst of a recession. Having said that, will that happen? I don't know. I don't personally think so. मुझे logic समझ में नहीं आती. Why would that happen? Money printing is always a possibility for them. Cutting down interest rate is always an option for them. Most importantly, money printing is always an option for them. इस सब में Bitcoin के साथ क्या होगा? ये मैं काफ़ी दफ़ा पीछे भी कह चुकी हूँ. I'll be basically repeating myself, but I'll repeat myself for those of you जिन्होंने मुझे अब ज्वाइन किया या अब देखना शुरू किया है. बिटकॉइन 2009 में क्रिएट किया गया था आफ्टर द फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2007, जब हाउसिंग मार्केट, जैसे मैंने अभी बताया, हाउसिंग मार्केट कोलैप्स कर गई थी, और फिर हम लोगों ने एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिसेशन और टर्मोइल देखा था 2007-2008 में. सो 2009 आई थिंक जनवरी में बिटकॉइन बनाया गया था. बिटकॉइन को क्रिएट करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ उसके क्रिएटर का यही था. ये कलैदा पैसे किसने क्रिएट किया, इसके पीछे CIA है, इसके पीछे ये नासा है, whatever, दैट्स अ सेपरेट बहस. लेकिन क्रिएट इस वजह से किया गया था ताकि जो एग्जिस्टिंग करप्ट फाइनेंशियल और बैंकिंग सिस्टम है उनके अगेंस्ट कोई ऐसी चीज़ लेकर आई जा सके जो कि प्रिंट ना की जा सके, जो कि जब भी फेड का दिल चाहे मनी प्रिंटर्स ऑन ना करे और उसको मजीद प्रिंट कर करके इन्फ्लेशन बढ़ा के फिर इंटरेस्ट रेट कट डाउन करके फिर इसी साइकिल में जो हम लोग फंसे हुए, लाइक वी आर लिटरली मूविंग इन सर्कल्स.
वी आर लिटरली मूविंग इन सर्कल्स। मनी प्रिंटिंग होती है, इन्फ्लेशन बढ़ती है, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाते हैं, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने के चक्कर में रिसेशन आता है और फिर वहीं से बैंकिंग कोलैप्स होते हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स कोलैप्स करती हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो वी आर लिटरली मूविंग इन सर्कल्स सिंस आई थिंक 1912 से आई थिंक। सो आई थिंक हम लोग 1900s में 1912 से उसी सर्कल में फंसे हुए। इन सारे मसलों को एड्रेस करने के लिए बिटकॉइन बनाया गया था। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन का सबसे बड़ी जो फायदा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जो सबसे बड़ी इसकी यूटिलिटी वो स्टोर ऑफ वैल्यू है, राइट। और बिटकॉइन हमेशा 21 मिलियन रहेंगे, 21 मिलियन से ज़्यादा बिटकॉइन कभी क्रिएट होंगे नहीं। तो नो वन कैन जस्ट गो एंड क्रिएट बिटकॉइन आउट ऑफ थिन एयर, जिस तरह USD या मनी प्रिंटिंग हो जाती है जो कि इन्फ्लेशन लेकर आ जाती है। तो इस मकसद के लिए बिटकॉइन को क्रिएट किया गया था। और अगर मैं पिछले 10 सालों में इसकी जर्नी देखें तो बिटकॉइन रिसेशन भी देख रहा है या देख चुका है या देखने वाला है वेरी सून। और बिटकॉइन इज स्टैंडिंग रिजिलियंट, बिटकॉइन इज शोइंग स्ट्रॉन्ग रिजिलियंसी अगर हम लोग इसको कंपेयर करें और एसेट्स के साथ, जैसे कि गोल्ड, स्टॉक्स जैसे कि सिल्वर, जैसे कि प्रेशियस मेटल्स, ट्रेजरी बॉन्ड्स। तो बिटकॉइन इज दी ओनली एसेट इन द लास्ट 10 years जो कंसिस्टेंटली प्राइस में अप्रिशिएट कर रहे हैं। श्योर पुल बैक्स आ रहे हैं, श्योर्स की प्राइस गिरती है, हर एसेट के साथ होता है, हाउसिंग के साथ भी होता है, गोल्ड के साथ भी होता है, बट द मोस्ट rewarding asset has none other than being Bitcoin over the last 10 years, number one. तो जिस मकसद के लिए बिटकॉइन बना है वो मकसद अब बिटकॉइन देख रहा है या देखने वाला है। फिर बिटकॉइन ने वॉर देख ली, स्ट्रॉन्ग रिजिलियंट। बिटकॉइन ने पैंडेमिक देख लिया, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी रिजिलियंट। हाई एंड हायर एंड हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हुए देख लिए हुए हैं, अगेन बिटकॉइन इज स्ट्रॉन्गली स्टैंडिंग देयर। रिसेशन अगर आता है, कुछ इकोनॉमिस्ट का ख्याल है कि वी आर ऑलरेडी इन रिसेशन, चलो बट ऑफिशियली वी आर नॉट। सो लेट्स से अगर रिसेशन आता भी है तो इन माय पर्सनल एंड वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, एंड आई वुड अप्रिशिएट योर कमेंट्स एंड कंस्ट्रक्टिव आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट माय ओपिनियन एज वेल, कि रिसेशन आता है तो द ओनली एसेट दैट masses कैन गो एंड एक्चुअली रन टूवर्ड्स इज नन अदर देन बिटकॉइन, बिकॉज बिटकॉइन ही वो इस वक्त दुनिया का वाहिद एसेट है जो सारे फाइनेंशियल टर्मोइल्स और बैंकिंग क्राइसिस और फाइनेंशियल क्राइसिस और पैंडेमिक और हाई इंटरेस्ट रेट्स हाइक को जो एसेट कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है अपनी प्राइस में, दैट इज नन अदर देन बिटकॉइन। समिंग अप दिस डिस्कशन, in my opinion, recession or no recession, Bitcoin will actually go higher in its price because बहुत सारी डिफरेंट मार्केट्स जैसे कि गोल्ड है, जैसे कि ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं, स्टॉक्स हैं, नैस्डैक है, S&P 500 है, हाउसिंग है, वहाँ से पैसा निकल के इस मार्केट में आना है। चेरी ऑन टॉप मनी प्रिंटिंग होनी है। सो इन माई ओपिनियन, एज आई सेड, इन माई ओपिनियन, इन माई स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वेरी फर्म ओपिनियन, रिसेशन आता है या नहीं आता है, बिटकॉइन इज रिजिलियंट. Bitcoin doesn't care. Bitcoin will stand there strong, going up and up. Anywhere from 80,000 to 120,000 is my prediction. अगले 2 सालों में 2024-25 में, और सिर्फ मेरी नहीं है, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट और बहुत सारे एक्सपर्ट्स की ये प्रिडिक्शन है. बहुत सारे एक्सपर्ट्स तो उसको 500,000 300,000 पे भी देख रहे हैं, लेकिन I'll stay very modest and I'll stay very realistic, super realistic. I think it's between anywhere 80 to 120,000. Having said that, अगर आप लोगों ने अभी तक बिटकॉइन नहीं खरीदा है, and if you believe, only if you believe in future, if you believe in disruptive technologies, if you believe कि US डॉलर या fiat currency would they continue to depreciate in value, जैसे कि 1912 से exactly यही हो रहा है. So you should at least hold on to one bitcoin. एक bitcoin नहीं ले सकते तो आप लोग चंक्स में भी ले सकते हो, फ्रैक्शंस में भी ले सकते हो, बट स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग बिटकॉइन फ्रॉम नाउ ऑन एंड यू कैन कम एंड थैंक मी लेटर. एज ऑलवेज, अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी है, आपने इससे कुछ सीखा है, तो डू शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ व्हाट यू थिंक. डू यू बिलीव इन बिटकॉइन और यू डू नॉट बिलीव इन बिटकॉइन एट ऑल. Have a lovely day, and I'll see you tomorrow with another informative and educational video.